मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 10th संस्कृत में आप लोगों को समास चालू कराया था। समास की परिभाषा, समास के भेद, ये सब आपको लिखाया था। मैं कल आप लोगों को इसका पहला भेद अव्ययी भाव समास को समझा रहा था। अव्ययी भाव समास को समझाना चालू किया कि अव्ययी भाव समास होता क्या है, ये आप लोगों को मैं बताना चालू किया था। तो अव्ययी भाव समास, पहली बात कि इसमें क्या होता है, इसकी शुरुआत अव्यय शब्दों से होती है। इसकी शुरुआत किससे होती है? अव्यय शब्दों से होता है, इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। मैंने आपको कल बताया भी था कि 6 अव्यय मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। एक उप, दूसरा अनु, तीसरा निर, चौथा प्रति, पांचवा यथा और छठा स। यानी 6 अव्यय ये हमारे कोर्स में प्रयोग किए जाते हैं। मैंने कहा था इसके अर्थ भी लिखाया था कि इन अव्ययों का अर्थ आना हमारे लिए अनिवार्य है। जैसे उप का अर्थ क्या होता है? समीप। क्या होता है? समीप। उप अव्यय का अर्थ क्या होता है? समीप। अनु अव्यय का अर्थ होता है पश्चात और योग्यता। पश्चात और योग्यता। पश्चात और योग्यता। निर अव्यय का अर्थ होता है अभाव। निर अव्यय का अर्थ क्या होता है? अभाव। प्रति का अर्थ होता है विप्सा। विप्सा का मतलब होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी किसी भी चीज को दोहराना। पुनरावृत्ति यानी किसी भी चीज को दोहराना। यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम। यथा का अर्थ क्या होता है? अनतिक्रम। श का अर्थ होता है सहितम। स का अर्थ क्या होता है? सहितम। ये मैं कल भी आप लोगों को लिख करके बताया था। ये सब चीजें कल भी मैं आप लोगों को लिख करके बताया था। अब इनमें विभक्ति, उप अव्यय के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का। अनु अव्यय के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का। निर अव्यय के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। निर अव्यय के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रति अव्यय के योग में 2 विभक्तियां प्रयोग मिली जाती है। एक तो द्वितीया और एक सप्तमी। एक तो द्वितीया और एक सप्तमी। यथा अव्यय के योग में केवल द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका? केवल द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वितीया विभक्ति। उसके बाद आता है स अव्यय। स अव्यय के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
ये कल भी बताया था। अब मान लिया जाए कि इनके ऊपर उदाहरण दे दिया जाए, इन अवयव के ऊपर आपको उदाहरण दे दिया जाए, तो आप इन अवयवों को कैसे पूरा करेंगे, कैसे इनका समास विग्रह करेंगे, ये आपको अभी मैं करके बताऊंगा। कि आपको यदि इनके ऊपर अव्यय दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, तो इनको आप हल कैसे करेंगे, ये आपको मैं करके अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए उप अव्यय के ऊपर उदाहरण दे दिया जाए, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे उदाहरण दे दिया जाए उपनगरम, ये उदाहरण दे दिया जाए और कहा जाए इसका समास विग्रह करो। तो उप क्या है, अव्यय है, तो अव्यय को हटा दो। उसके बाद क्या बचता है, नगरम शब्द। नगरम शब्द, तो उप अव्यय के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, षष्ठी विभक्ति का। तो नगरम शब्द में क्या कर दो, षष्ठी विभक्ति लगा दो, तो क्या हो जाएगा, नगरस्य। क्या हो जाएगा, नगरस्य। अब उप अव्यय जो हटाए हो, इस उप अव्यय का अर्थ क्या निकलता है, समीपम। क्या निकलता था, समीपम। तो विभक्ति लगाने के बाद अव्यय के स्थान पे उस अव्यय का अर्थ लिख दो, तो इसका समास विग्रह हो गया नगरस्य समीपम। बात समझ में आई। पहले तो अव्यय हटाओ, उसके बाद में जो शब्द बचता है उस अव्यय के योग में जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वो विभक्ति लगाओ, और उस विभक्ति लगाने के बाद उस शब्द को लिख दो, और उसके बाद में उस अव्यय को, जिस अव्यय को हटाए हो, जो उसका अर्थ निकलता है वो अव्यय का अर्थ उस विभक्ति वाले शब्द के बाद में लिख दो। ये क्या हो गया, इसका समास विग्रह हो गया। दूसरा दिया हुआ अनुअव्यय, तो अनुअव्यय के अर्थ में उदाहरण लिखते हैं अनुरथम। अनुरथम, ठीक है। अनु क्या है, अव्यय है, तो अनु को हटा दो। उसके बाद क्या बच गया, रथम शब्द। अब अनु अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, षष्ठी का। तो रथम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा दो तो क्या हो जाएगा, रथस्य। क्या हो जाएगा, रथस्य। अनुरथम का अर्थ होता है रथ के पीछे, तो क्या अर्थ लिखेंगे, पश्चात और योग्यता होता है। जब योग्यता दर्शाया जाए तो योग्यता लिखेंगे, पीछे अर्थ में अर्थ निकले तो पश्चात लिखेंगे। तो यहाँ पे अनुरथम क्या नहीं, रथ के पीछे, तो पश्चात लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रथस्य पश्चात। ये क्या हो गया, इसका समास विग्रह हो गया। रथस्य पश्चात, ये क्या हो गया, इसका समास विग्रह हो गया। उदाहरण नंबर 3, तीसरा दिया निर, निर अव्यय। जैसे निर्मक्षिणम, निर्मक्षिणम यानी मक्खियों का अभाव। निर क्या है, अव्यय है। उसके बाद निर अव्यय को हटाओ तो शब्द क्या बच गया, मक्षिणम। इसमें षष्ठी विभक्ति लगाओगे तो क्या हो जाएगा, मक्षिकाणम। क्या हो जाएगा, मक्षिकाणम। क्या हो गया, मक्षिकाणम। निर अव्यय का अर्थ क्या होता है, अभाव, तो यहाँ लिख दो अभाव। ये इसका हो गया समास विग्रह, मक्षिकाणम अभाव। ठीक है। अगला दिया है प्रति, तो जैसे दिया नंबर 4, प्रति दिनम। ठीक है। प्रति अव्यय को हटा दो तो क्या बच गया, दिनम, जिसमें द्वितीय व्यक्ति पहले से ही लगा हुआ है। पुनरावृत्ति, विप्सा यानी पुनरावृत्ति, यानी इसी शब्द को बार बार रिपीट, दोबारा रिपीट करना है। तो जैसे दिनम, 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 दिनम रिपीट करती है। अब इस अव्यय का कोई अर्थ दिया हुआ नहीं है तो अव्यय ही लिख देंगे, दिनम दिनम प्रति। अब इसको मान लो द्वितीय भी लगाया जाता है, सप्तमी भी लगाया जाता है, सप्तमी विभक्ति लगाओगे तो क्या हो जाएगा, दिने, दिने प्रति। ये सप्तमी विभक्ति लगाने के बाद बना। ठीक है। पहला ऊपर वाला तो द्वितीय विभक्ति और दूसरा नीचे वाला सप्तमी विभक्ति। अब नंबर 5 पे आते हैं, यथा। जैसे दिया हो यथाशक्ति, दिया हो यथा शक्ति। तो यथा क्या है, अव्यय है, तो इसको हटा दो। उसके बाद क्या बच गया, शक्ति। यथा अव्यय के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना है तो क्या लिखेंगे, शक्ति।
द्वितीय विभक्ति लगा। यथा अव्यय का अर्थ क्या होता है? अनति क्रम में, तो इसके पीछे लगा दो अनति क्रम में, तो ये क्या हो गया? इसका समास विग्रह। अब अपना अगला है छठा नंबर 6 स अव्यय, जैसे सचित्रम, सचित्रम। अब इसमें स क्या है? अव्यय। स क्या है? अव्यय। तो अव्यय को हटा दो, शेष बच गया चित्रम। इसमें स अव्यय के योग में कौन से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तृतीया, तो तृतीया विभक्ति लगा दो, तो क्या हो जाएगा? चित्रेण। क्या हो जाएगा? चित्रेण। स अव्यय का अर्थ क्या होता है? सहितम, तो यहां लिख दो सहितम, यानी चित्रेण सहितम क्या हो गया? इसका ये समास विग्रह हो गया। तो आज मैं आप लोगों को अव्ययीभाव समास के यदि अब उदाहरण आए तो उनको हल कैसे करना है ये करने सिखाया। इसको पढ़िए, ध्यान से समझिए, इस सारणी को तैयार कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।